जय हिंद दोस्तों, आइए विज्ञान की जगत की ओर कक्षा 8 का पाठ 7 दहन और सबसे पहले हम लोग देखेंगे दहन आखिर है क्या। तो दहन एक तरह का रासायनिक प्रक्रम है, ठीक है। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है। तो ये दहन एक तरह का कैसा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। अच्छा, दहन का 3 प्रकार होता है। दहन का कितना प्रकार? नहीं, वो नहीं होता है। एक होता है तीव्र दहन, एक होता है तीव्र दहन, दूसरा होता है स्वतः दहन और तीसरा होता है विस्फोट। अब जरा देखेंगे हम लोग कि तीव्र दहन किसको कहते हैं, स्वतः दहन किसको कहते हैं और विस्फोट किसको कहते हैं। तो तीव्र दहन में जो है सो पदार्थ जो है सो बहुत तेजी से जलता है और तेजी से जलने के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश। जब तीव्र दहन होगा तो ऊष्मा प्लस प्रकाश, ये दो चीज जो है सो इसका उत्पत्ति होता है तीव्र दहन में। अच्छा, एक होता है स्वतः दहन। स्वतः दहन मतलब जो खुद से जल जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा? वो जलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्यों जलता है? दूसरे गैसों के आने से संपर्क में क्यों नहीं जलता? क्योंकि देखो, कोई भी चीज जलाने के लिए सबसे पहला चीज है ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक वो चीज जलेगा ही नहीं, बिना ऑक्सीजन का। समझ में आया? तो वो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ के रखता है। जैसे ही मिट्टी के तेल से उसको डुबा निकाल ले सोडियम को, तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया और खुद से जलना शुरू हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा स्वतः दहन का उदाहरण। क्या हो जाएगा? स्वतः दहन में एक और आता है हमारा फास्फोरस। क्या आता है? फास्फोरस। ये भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, क्रियाशील पदार्थ होता है और बहुत जल्दी जलना भी शुरू कर देता है, ठीक है। विस्फोट से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, आप लोग पटाखे जलाए होंगे, है ना। हाइड्रो बम जलाए होंगे, छोटा छोटा बम, चॉकलेट बम, आलू बम, बैंगन बम, ये सब जलाया है ना। तो ये सब जो है सो विस्फोट आएगा, मतलब बहुत तेज जलता है, प्लस में ऊष्मा, रोशनी और आवाज, ये 3 चीज उत्पन्न करता है। क्या क्या बोले? ऊष्मा के साथ रोशनी, या तो प्रकाश बोलते हैं हम लोग जो, है ना, रोशनी, उसके साथ ध्वनि भी उत्पन्न करेगा। बाकी इन लोग को जब जलाएंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जब विस्फोट वाला दहन में आएगा तो उससे ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद हमारा आता है टॉपिक, कुछ पदार्थ जो है सो जलता है और कुछ पदार्थ जलता नहीं है। तो एक होता है दाह्य पदार्थ, क्या होता है? दाह्य, और एक होता है अदाह्य। अच्छा, दाह्य का एक और नाम होता है दहनशील। क्या होता है जी? और अदाह्य का अदहनशील। ये 2 तरह का पदार्थ हम लोग को देखने को मिलता है। तो कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो जलना शुरू कर देता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, है ना। तो जो जलने वाला पदार्थ होगा, जैसे कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, किरोसिन तेल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, ये सब जलने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा दहनशील पदार्थ, ठीक है। वही अगर बात कर रहे हैं हम लोग पत्थर का, कांच का, है ना, ईंट का, मिट्टी का, तो कांच वही हो गया, कांच शीशा ही है। तो ये सब चीज को अगर हम लोग जलाएंगे तो ये जलेगा नहीं। तो जो चीज नहीं जलेगा उसको अदाह्य या तो अदहनशील पदार्थ बोलेंगे। हम लोग एक क्रियाकलाप देखे थे शायद पिछला क्लास में कि एक बल्ब को क्या करना है? जला देना। क्या कर देना? जलाने के बाद क्या है कि इसमें पानी छिड़क देना। कौन सा दहन हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। भले उसमें ऊष्मा रोशनी नहीं निकलेगा, लेकिन ध्वनि जरूर निकलेगा। तो दहन के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां होती है। कितनी परिस्थितियां? 3 परिस्थितियां। कि दहन की क्रिया को करने के लिए 3 चीजों का आवश्यकता है। 3 चीज में अगर एक भी चीज नहीं रहा तो दहन होगा ही नहीं। सामने देखो, सामने देखो। पहला नंबर में आता है दहन की परिस्थिति को करने के लिए ऑक्सीजन।
है ना, कि बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज, अच्छा कोई भी चीज भी तो चाहिए जलने के लिए कि नहीं, तो कोई भी चीज में वो दहनशील होना चाहिए। क्या दहनशील? दहनशील पदार्थ होना चाहिए, तब जा करके वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। तो हाँ, नहीं 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 नहीं, वायु मतलब हो गया सारा गैसों का मिश्रण। अब वायु में सिर्फ और सिर्फ हमको चाहिए ऑक्सीजन, बाकी दूसरा गैस नहीं, समझा? तो हम लोग ऑक्सीजन की जगह वायु ही लिखते हैं, लेकिन वायु में क्या चाहिए, तो वो हमारा आता है ऑक्सीजन। समझ में आया? दूसरा टॉपिक पॉइंट आता है हमारा दहनशील पदार्थ। कौन सा पदार्थ? कि जलने वाला चीज भी चाहिए तब जाके जलेगा ना, अंदाजी हवा में थोड़ी लहरते रहेगा, नहीं लहरेगा। चलो अच्छा, तीसरा आता है हमारा ज्वलन ताप। क्या आता है जी? अब ज्वलन ताप ही कौन सा चीज है जी? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी वस्तु जलना शुरू कर देता है। ठीक है, आ जाओ, हम लोग अभी एक क्रियाकलाप करेंगे। एक लेंगे कागज और इसको इस तरह, निमकी खाता है तो लोग वैसे खोंदो बना देते हैं, उस तरह बना देना दो कागज को, हाँ आइसक्रीम जैसा एक कागज को, हाँ कौन जैसा, एक में पानी भर देना। क्या कर देना है? और एक को खाली रखना, दोनों को क्या करना? जला देना, हाँ नीचे से, है ना, इसको क्या कर देगा? दोनों को जला देना। अब देखना कि दोनों जलना शुरू कर देगा। दोनों क्या करेगा? दोनों नहीं जलेगा, ये पानी वाला नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा पता है? क्योंकि इसका ज्वलन ताप बढ़ गया। जब तक पानी सूखेगा नहीं तब तक वो जलेगा नहीं। अच्छा, एक क्रियाकलाप और करना तू लोग। क्या करेगा मैं बता रहा हूँ। वो जो प्लास्टिक वाला डिस्पोजल गिलास देख रहे तू लोग, शादी पार्टी में जो मिलता है पानी पीने के लिए, उसमें आधा पानी भर देना, ठीक है, और ऊपर से जला देना। जलाते जलाते जब जल जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो है सो इतना गिलास हमारा बच जाएगा। जितना पानी रहेगा उतना बच जाएगा, क्योंकि ऊपर का ज्वलन ताप कम था, वो जल गया तुरंत। नीचे का ज्वलन ताप बढ़ गया पानी की वजह से, इसलिए वो नहीं जल पाया। नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। ज्वलन ताप बढ़ जाएगा तो उसको थोड़ा ज्यादा हीट चाहिए, और ज्यादा हीट देगा तो वो भी जलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जलेगा, वो भी जलेगा, लेकिन उसको ज्वलन थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ हाँ, बोतल में भी कर सकता है, लेकिन बोतल थोड़ा सा टाइम लेगा ऊपर जलने के लिए, लेकिन ये डिस्पोजल जो है तुरंत जल जाएगा। समझ में आया? तो ज्वलन के लिए कितनी परिस्थितियां? 3। पहला आता है ऑक्सीजन, दूसरा आता है दहनशील पदार्थ, तीसरा आता है ज्वलन ताप। यहां तक था हमारा दहन। क्या था? अब पढ़ेंगे हम लोग ज्वाला। ज्वाला क्या चीज है? अच्छा, तो लोग अभी घर जाकर के धंधा तापता होगा, तापता है? अच्छा, आने से पहले ही ताप के आता है। तो जो धंधा का आग का लपेटा रहता है ना, आग का लपेटा है, वही हमारा क्या है? ज्वाला। समझ में आया? अच्छा, ज्वाला को भी 3 रूप में बांटा गया है। क्या है ये? मोमबत्ती। अच्छा, मोमबत्ती में भी तुम गौर से देखना तो तुमको 3-4 कलर दिखेगा। पहला आएगा नीला कलर, दूसरा आएगा थोड़ा सा लाल कलर, और तीसरा आएगा थोड़ा सा पीला, और एक और आएगा तुमको काला कलर, जो कि एकदम यहाँ पर रहेगा। समझा? पीला वाला थोड़ा बीच इलाका में रहता है, लाल वाला जो सो उससे बाहर, और सबसे बाहर रहता है हमारा नीला। तो सबसे ज्यादा गर्मी जो रहता है उसमें मान सबसे ज्यादा किसमें रहता है? नीला वाला रंग में। नीला वाला में हाथ डालेगा जल जाएगा, यहाँ बीच में घुसा भी देगा तो नहीं जलेगा। समझा? थोड़ा टाइम लगेगा जलने के लिए, लेकिन यहाँ तुम रखते ही जाएगा कि तुम जल जाएगा। चलिए देखिए, इसी के बाद आता हमारा ईंधन। क्या आता है बाबू? अब ईंधन का भी 3 प्रकार होता है। कौन कौन? एक हो जाएगा ठोस ईंधन। अच्छा, ईंधन किसको बोलेंगे? जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं ईंधन, गोईठा के रूप में, उपला जिसको कहते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, कभी कभी स्टोव जलाते हैं मिट्टी तेल वाला, है ना, कोयला का यूज करते हैं। तो जो ठोस ईंधन होता है, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब हमारा ठोस ईंधन होगा। अच्छा, फिर आता है हमारा द्रव ईंधन। तो द्रव ईंधन में हमारा कौन कौन सा आएगा? डीजल, पेट्रोल, किरासन, है ना, और लास्ट हमारा था गैस। गैस में हमारा एलपीजी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब हमारा मीथेन गैस हो गया, ये सब हमारा गैसीय ईंधन होगा।
अच्छा, इन लोग को हम लोग देखें किसका उष्मीय मान ज्यादा होता है। हाँ, नहीं, अब गैस में ही है, लेकिन कौन सा गैस में? तो उसमें मान जो है सो सबसे ज्यादा होता है मीथेन गैस में। कौन सा गैस में होता है? सबसे ज्यादा उष्मीय मान। अच्छा, उष्मीय मान को हम लोग मापेंगे कैसे? कैसे मापेंगे? जैसे लंबाई मीटर में, किलोमीटर माप देते हैं, भार वजन को हम लोग किलोग्राम ग्राम में माप देते हैं, तो उसमें मान को कैसे मापेंगे? तो इसको मापते हैं हम लोग किलो जूल प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, इसका एसआई मात्रक है, तो लोग याद रखना, उसमें मान का एसआई यूनिट पूछता है एग्जाम में 1 नंबर का। ठीक है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे ईंधनों के बारे में बताया गया और उसके उसमें मान के बारे में बताया गया है कि गोबर के उपले का उसमें मान कितना होता है, लकड़ी का उसमें मान, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल, मीथेन, जैव गैस और हाइड्रोजन, सबका उसमें मान लगभग लगभग दिया गया। ये हमारा है ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूप का ईंधन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इतना ज्यादा हम लोग ईंधन का यूज करते हैं, क्या पर्यावरण को कोई फायदा या नुकसान होता है? अच्छा, किस तरह का फायदा होता है और किस तरह का नुकसान होता है बताओ? इतना ज्यादा ईंधन हम लोग यूज करते हैं जी, उपला यूज करते हैं, तो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन, जैव गैस इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो पर्यावरण को कुछ नुकसान और कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? सबसे पहली बात, जितना तरह का भी ईंधन है, हर एक ईंधन पर्यावरण को पोल्यूट करता है, चाहे वो गैसीय फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या तो ठोस फॉर्म में हो। ठीक है, सारा का सारा क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है, लेकिन सारा का सारा एक जैसा पोल्यूशन नहीं फैलाता। जितना तरह का हम लोग गैसीय ईंधन लेते हैं वो थोड़ा सा कम पोल्यूट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग एलपीजी गैस जलाते घर में, तो उसमें देखना जब हम लोग कढ़ाई वगैरह कुछ चढ़ाते हैं, डेगची वगैरह, तो उसमें काला बहुत कम होता है, कभी कभी काला होता, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, वही अगर हम लोग द्रव्य रूप में, अगर हम लोग किरासन तेल पर बैठा करके हम लोग स्टोव में जला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, लेकिन अगर ठोस वाला अगर हम लोग कोयला में जला रहे हैं या तो लकड़ी वाला में जला रहे हैं, उसका ईंधन यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें ज्यादा पोल्यूशन फैलता है कि नहीं। तो इसी बात पर एक टॉपिक उठता है, विश्व उष्णन। ये कौन सा गैस से फैलता है बबुआ? विश्व उष्णन जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से फैलता है। कार्बन, तो कोशिश करना हम लोगों को कि जितना से जितना कम हो सके हम लोग जो है सो ईंधन का कम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, नहीं यूज करेंगे ऐसा तो नहीं चलेगा, यूज तो करना ही पड़ेगा, बिना ईंधन का हम लोग खाना पका नहीं सकेंगे, है कि नहीं। चल, और कुछ एक और आता हमारा। अच्छा, ये उस विश्व उष्णन के बढ़ने से एक बहुत बड़ा जो है सो पर्यावरण में दुष्प्रभाव फैलता है। वो कौन सा पता है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा इतना भयंकर वर्षा होता है कि एकदम हरा भरा जंगल को भी एकदम बंजर भूमि में बदल देगा, क्योंकि उसमें एसिड का मात्रा रहता है, और एसिड जो है सो सारे पत्तियों को झाड़ देता है, उसमें जला देता है। इस तरह से क्या होता है, उस पेड़ भी क्या हो जाता है, पेड़ को भी नुकसान फैलता है। ठीक है ना, तो वो एक तरह से बंजर भूमि बदल जाएगा। यही रीजन है, अम्ल वर्षा ही एक रीजन है कि ताजमहल के चमक को जो है सो कम कर दिया है। नहीं तो पहले ताजमहल बहुत अच्छा से चमकता था। हाँ, क्योंकि देखो ताजमहल है हमारा आगरा में, आगरा के बगल में हमारा दिल्ली, और दिल्ली में तो जान ही रहा कितना शुद्ध हवा निकलता वहां से, है ना। तो उसी शुद्ध हवा के वजह से जो ताजमहल का चमक में कमी आ गई है, समझ में आई बात।